नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रमुख कवि अज्ञेय जी की प्रसिद्ध रचना कितनी नाव में कितनी बार का अध्ययन करेंगे। इस कविता के मूल कथ्य, मूल संवेदना, व्याख्या और भावार्थ को लेकर हम उपस्थित हैं। अज्ञेय जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रयोगवाद से अपना आगाज किया। उसके बाद उन्होंने न केवल कविता बल्कि कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, हर एक विधा में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अज्ञेय जी ने एक से एक अपनी रचनाओं के अनुपम मोती हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी की वो काव्य कृति है जिसमें उनकी 1962 से 1966 तक की लिखी हुई कविताएं, रचनाएं संग्रहित हैं। इन रचनाओं में अज्ञेय जी की सत्य की खोज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सत्य की तलाश के लिए उन्होंने जो यात्राएं की, जो उनको अनुभव हुए हैं, उन्हीं का ही चित्र इस काव्य संग्रह में प्रस्तुत किया है। इस काव्य कृति के लिए, इस काव्य संग्रह के लिए अज्ञेय जी को 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस काव्य संग्रह में 44 कविताएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार ये कविता भी इसी काव्य संग्रह में संकलित है। ये कविता अज्ञेय जी के अनुभव व अनुभूतियों पर आधारित है। इस रचना के माध्यम से अज्ञेय जी ने विदेशी संस्कृति व भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया है और यह बताना चाहा है कि भारतीय संस्कृति की जो सात्विकता है, मानवीय भाव, श्रद्धा और संवेदना है, उन भावों में अज्ञेय जी की अटूट आस्था है। अज्ञेय जी ने बहुत यात्राएं की हैं। उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, देश विदेश में बहुत घूमे हैं। वैसे भी जो एक अच्छा लेखक, कहानीकार, रचनाकार होता है, उसका घूमना स्वाभाविक ही रहता है, क्योंकि वो जगह जगह से अनुभव बटोरते हैं और अपनी रचनाओं में पिरोते हैं। अज्ञेय जी भी इसी प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के या यावर वृत्ति के थे। सत्य की खोज के लिए, तलाश के लिए उन्होंने अनेक बार विदेशी यात्राएं की, लेकिन अंत में कवि ने महसूस किया कि जो शांति व संतोष वो चाहते हैं, वो उनकी अपनी आंतरिक चेतना का विषय है, वो बाहर कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि विदेश हमारे देश से बेहतर नहीं है। हमारे देश में वो सब है जिसकी हमें खोज है, तलाश है। विदेशी आकर्षण, विदेशी चकाचौंध का आकर्षण मानव को अशांति, असंतोष व एकाकीपन का एहसास कराता है। वहाँ का जीवन बनावटी और स्वार्थ से भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति संस्कारों पर आधारित है और पाश्चात्य संस्कृति आधुनिकता, भौतिकता पर आधारित है। इस प्रकार कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को, भारतीय लोगों को ये संदेश देना चाहा है कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। कवि की आंतरिक इच्छा रही है कि सभी स्वदेश के प्रति निष्ठावान रहें व विदेशी आकर्षण को छोड़कर अपने परिवारजन व देश के प्रति आशावादी रहें। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता को अपनाएं। अपनी विदेशी यात्राओं के अनुभव के आधार पर कवि ने भारतीयों को संदेश दिया है
कि जब जब मैं आकर्षित होकर के विदेशी यात्राओं पर निकला हूँ, विदेश की चकाचौंध के प्रति आकर्षित हुआ हूँ, तब तक मैं और भी ज्यादा संवेदनहीन हो गया हूँ। मेरी संवेदनशीलता ही समाप्त होती गई है। अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं, रीति रिवाज, परंपराओं में जाकर के जब जब कवि ने कुछ ना कुछ जानना चाहा है, सीखना चाहा है, सत्य की खोज करना चाहा है, तब तब वो निराश होकर के लौटे हैं। वो अत्यंत प्रयत्नशील होकर के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आकर्षित होकर के विदेशी आकर्षण में आकर्षित होकर बार बार उनकी तरफ गए हैं, लेकिन वापस लौट आए और आकर के उन्होंने वास्तविकता को पहचानते हुए कहा है और यथार्थ संदेश दिया है कि हमारी भारतीय संस्कृति अति मूल्यवान है। तो आइए शुरू करते हैं हम सप्रसंग व्याख्या। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। तो सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता कितनी नाव में कितनी बार से अवतरित है। ये कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है, जो उनके प्रसिद्ध प्रचलित काव्य संग्रह कितनी नाव में कितनी बार से ली गई है। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कवि कहते हैं कि मैं कितनी बार उस सत्य की खोज के लिए, सत्य की तलाश के लिए अपने देश को छोड़कर दूर देश में गया हूँ। कितनी डगमग नाव में बैठकर, डगमग नाव, डगमग अर्थात हिलने जुलने वाली नाव। कवि ने यहाँ नाव को एक साधन के रूप में दिखाया है कि जब जब उन्होंने सत्य की तलाश करने के लिए एक कदम उठाया है, दूर देश को जाना चाहा है, तो वो नाव के साधन पर बैठ करके अपने देश से दूसरे देश की ओर गए हैं। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, छोटी सी ज्योति अर्थात आत्मिक चेतना, अंतर चेतना के बारे में कह रहे हैं कि जब जब मैंने अपनी चेतना का विकास करना चाहा है, तब तब मुझे ये लगा कि हमारे देश से ज़्यादा जहाँ भी दूसरे देशों में उन्होंने देखा, जो आकर्षण उन्हें दिखाई दिया, उसी पे आकर्षित होकर के वो अनेक बार अपने देश से दूसरे देश की ओर गए हैं, विदेश की ओर गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं उस सत्य की खोज के लिए अनेक बार अपने देश से दूसरे देश की ओर आया हूँ। कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत और मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। अज्ञेय जी कहते हैं कि कभी कुहासे में, कुहासा होता है धुंध, कि जैसे धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि जैसे धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ भी मुझे कुछ भी जब स्पष्ट नहीं हो रहा था, मैं सत्य की तलाश में था, मुझे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं था, सब अदृश्य दिखाई दे रहा था, तो उसी ही रूपहली अर्थात सुंदर, झलमल, झिलमिलाती, जगमगाती हुई एक प्रकाश की किरण मुझे दिखाई दी। अर्थात मैंने ये पहचाना, मैंने ये जाना कि कोई ना कोई एक सत्य है जिसकी मुझे खोज है। उसे खोजने के लिए, पाने के लिए मैं विदेश की ओर आया। अनेक धर्मों, अनेक विचारधाराओं को मैंने अपनाया। फिर कहते तुम्हारा ही प्रभा मंडल कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, धीर अर्थात धैर्यवान, आश्वस्त माना निश्चिंत होकर, अक्लांत अर्थात
बिना थके। ओ मेरे अनबुझे सत्य, कि मैंने उस सत्य को पूर्णता से पाया नहीं, लेकिन फिर मैं बार बार लौट करके तुम्हारी ओर आया हूँ कि मेरे मन में जब जब ये जिज्ञासा उठी है तो मैंने ये चाहा कि मैं अपने जीवन के संघर्षों को, संवेदनशीलता के बोझ को उतार करके, उलझनों को हटा करके मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूं। तो इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ आने की यात्रा को जारी रखा और मेरी छोटी सी ज्योति तुम्हारी ओर बढ़ता रहा। जब जीवन में अंधकार हुआ, जैसे कुहासा अर्थात धुंध हुई, वो धुंध कौन सी थी? सांसारिक बंधनों की, संघर्षों की, उलझनों की। तो कवि ने कहा है कि कुहासे के बीच में, धुंध के बीच में, यानी इन संघर्षों के बीच में जो छोटा सा प्रकाश पुंज मुझे दिखाई दिया, प्रभामंडल। प्रभामंडल होता है एक ओहरा, ओहरा यानी कि रोशनी का घेरा। तो कहते मैंने वो रोशनी का घेरा देखा तो मैंने पहचाना कि जो सच्चाई का, सत्यता का प्रभामंडल है वो जगमगाता है, चमकता है, क्योंकि अंधकार में ही सत्य की ज्योति, प्रकाश की लो दिखाई देती है। वो सत्य जिसकी तलाश कवि को है, तो उसकी खोज अभी बाकी है, अधूरी है। तो उसी की तलाश में कितनी बार धैर्य रखते हुए, बिना थके, वो उस खोज के लिए, उस सत्य की ज्योति को पाने के लिए, उस वास्तविकता को जानने के लिए बार बार कहते कि मैं उसकी तरफ आया हूँ। तो यहाँ कवि ने कहना चाहा है कि वो रुके नहीं। इन अंधेरों में सत्य की ज्योति का जो प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, जिसका प्रभामंडल ऐसे लगता था कि जगमगा रहा है, उस सत्य अन्वेषण के लिए उन्होंने अनेक यात्राएं की हैं और अभी भी वो निरंतर जारी हैं, निरंतर गतिमान हैं। यहाँ कवि के कहने का भाव है कि वो सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अनेक बार विदेश की चकाचौंध की तरफ आकर्षित होकर के उस तरफ गए, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो उन्हें चाहिए था, जिसकी उन्हें तलाश थी, वो कितने संघर्षों को सहन करके, सामना करके गए, कितनी मेहनत करके गए, भटकते रहे, लेकिन वहाँ की धुंध, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का जो मिथ्या आकर्षण रहा, वो धुंध रही, झूठ, छलावा जो मन को छलता रहा है। तो जिस सुख की आस में वो दौड़ दौड़ कर विदेशी यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन अंदर से फिर भी वही खोखलापन बना रहा, लाचार, बेबस रहे। उस आकर्षण की धुंध में वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहते कि वहाँ विदेश में भी गया, वहाँ मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर से वापस भारत लौट आया। तो कहते इस प्रकार मैंने कई बार किया, भारत से विदेश की ओर जाता था, तो विदेश में भी जब मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, फिर से भारत लौट आता था और फिर कुछ समय रहने के बाद फिर से जिज्ञासा उठती थी, फिर विदेशी यात्रा पे निकल पड़ते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो इसमें कवि ने विशेष रूप से यह बताना चाहा है कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य इस संसार में सर्वोत्तम है, क्योंकि कवि अनेक बार उस सत्य की तलाश के लिए जब जब विदेशी यात्रा पर गए हैं, तब तब असफल हुए हैं। तो वो अपने आत्म ज्योति को संबोधित करते हुए कहते हैं, बताते हुए कहना चाहते हैं कि वो जीवन की उलझनों और अपने मन के द्वंद्वों की धुंध में वो अपनी आत्म ज्योति को नहीं देख पाए, वो अपने आंतरिक प्रकाश को नहीं पहचान पाए, इसीलिए वो विदेशी आकर्षण में आकर्षित होकर बार बार उस तरफ दौड़ पड़ते थे। तो यहाँ विशेष अगर हम देखें तो भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण, शांत रस, लक्षणा, शब्द शक्ति और छंद मुक्त रचना है। तो अनुप्रास
व रूपक अलंकार है, जैसे कुहासा शब्द का प्रयोग किया है या आत्मकथात्मक गेयात्मक शैली का प्रयोग है। इन पंक्तियों में कवि ने बताना चाहा है कि अनेक बार तो कवि छोटे छोटे साधनों को लेकर के उस सत्य की खोज में निकले हैं। जैसे पिछली पंक्तियों में कहा है, डगमग नाव में बैठकर, यानी नाव छोटे छोटे साधनों को लेकर के उन्होंने विदेशी यात्राएं की, अनेक संघर्षों को सहन करते हुए, अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए वो विदेशी यात्रा पर निकले। सत्य की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन यहाँ अब कहना चाह रहे हैं कि कई बार तो मैं जहाज़ों पर भी बैठ कर गया, जगमग जहाज यानी चमचमाते हुए जहाज़ों पर भी गया हूँ। मुझे खींच कर ले गए हैं, खींच कर ले गए यानी कि मुझे आकर्षित करके उस तरफ लेके गए। कितनी दूर कि अपने देश से मैं कई बार कितनी दूर गया हूँ और अच्छी सुख सुविधाओं के आधार पर भी मैं गया हूँ। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। तो यहाँ कवि ने कहना चाहा है कि अपने देश को छोड़ करके पराये देशों की ओर जब जब मैं गया हूँ, तो वहाँ जा कर के मैंने क्या देखा है, क्या महसूस किया। कहते जब मैं यहाँ अपने देश में था तो मुझे यहाँ रहकर यह लगता था कि वहाँ विदेशों में वो बहुत ही प्राप्तियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, या जो वो पाना चाहते हैं वो सब उनको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोगों में बहुत परायापन है, बहुत ही दर्द है। वहाँ के नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। तो वहाँ पर अंधेरा, अंधेरा अर्थात जो अज्ञानता है कि मैंने जो देखा, सोचा, मेरी विचारधारा यह थी कि वहाँ जाकर मुझे सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर के मैंने क्या पाया है, मैंने उस सत्यता को पहचान लिया कि पाश्चात्य संस्कृति में और भी अज्ञानता है और वहाँ पर नंगे अर्थात कि वहाँ पर सब मेरे को स्पष्ट हो गया। वहाँ की अज्ञानता का मुझे स्पष्ट चित्र दिखाई दिया और भी उघाड़ता रहता है, यानी कि जो पर्दे में थी। कवि कहते हैं कि दूर से तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर जाकर मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वहाँ जो मेरे अंदर की ये आशा थी, जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा के प्रकाश ने उस अंधकार से मुझे और अवगत करा दिया, उस अंधकार की और पहचान करा दी। यानी कि मेरे अंदर जो चेतना की छोटी सी ज्योति जग रही थी, उस प्रकाश की लौ ने मुझे ये समझ दिला दी, मुझे मेरे अंदर ये विवेक जागृत कर दिया कि ये जो मुझे झूठा आकर्षण दिखाई दे रहा है, ये चकाचौंध जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, ये सब मिथ्या है। तो एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, कहते कि वो आकर्षित करने वाला जो प्रकाश था, वो चकाचौंध जो थी, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते हैं। प्रभा मंडल होता है ये रोशनी का एक घेरा होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा देवताओं के चित्रों में उनके सिर के पीछे एक रोशनी का गोल घेरा बना हुआ होता है, प्रभा मंडल जिसको बोलते हैं, ओहरा बोलते हैं। तो जो सात्विक रोशनी होती है, पवित्र रोशनी होती है, उसका ओहरा बनता है। लेकिन जो अपवित्र रोशनी होती है, बनावटी रोशनी होती है, उससे आंखें चुंधिया जाती हैं। तो वो जो चकाचौंध होती है, उससे आंखें बंद हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है जब आंखें ही बंद हो जाती हैं। लेकिन जो सच्चा प्रभा मंडल होता है, जो पवित्र रोशनी होती है, उससे सत्य की प्राप्ति होती है, सत्यम शिवम सुंदरम से मुलाकात होती है। तो इसलिए यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं,
उसके अंदर जो सत्यता की छोटी सी ज्योति जल रही थी, यानी कि भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य उनके अंदर जागृत थे, उन्होंने उस ज्योति के द्वारा देखा कि वहाँ पर जो प्रकाश है, जो पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध है, वो दूषित करने वाली है, उनके प्रभा मंडल नहीं बनते हैं, यानी कि वो पवित्र रोशनी नहीं है, वो दूषित प्रकाश है, वो तो आँखों को चुंधिया देने वाला है, जिससे आँखें जब चुंधिया जाती हैं तो आसपास का कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं देता है, यानी सत्य असत्य का भेद भी नहीं जान पाते हैं, केवल चुंधियाते हैं तथ्य तथ्य कहते। यह चुंधियाई हुई आँखों के द्वारा उस चकाचौंध में बंद हुई आँखों से केवल तथ्य ही सुनाई पड़ते हैं, केवल बातें ही सुनने को मिलती हैं, सत्य नहीं, वास्तविकता से कोई मुलाकात नहीं होती है। अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे खिन खिन माना उदास, विकल अर्थार्थ व्याकुल, संत्रस्त अर्थार्थ डरे हुए भयभीत। कहते जब जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ से उदास व्याकुल भयभीत होकर लौटा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब ऐसे दृश्य देखते थे तब वो सोचते थे कि आगे से मुझे यहाँ पर नहीं आना, लेकिन फिर वहाँ वापस जब भारत लौट आते थे, वहाँ इतनी मेहनत नहीं कर पाते थे, फिर आकर्षित होकर के विदेशी यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो फिर अंत में कवि ने ये महसूस किया है कि यहाँ पर जो मैं बार बार आकर्षित होकर के आ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, अपना देश ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारी भारतीय संस्कृति ही सर्वोत्तम है, वहीं से ही हमें सुख शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है, वहीं संवेदनशीलता है, वहीं उदारता प्रेम अपनापन है, सहानुभूति है, प्यार है, और यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य और धन है। और अंत में कवि ने ये बताया है कि सत्यम शिवम सुंदरम परम सत्ता की मुलाकात भी भारत की ही भूमि पर संभव है। इन पंक्तियों के माध्यम से भावार्थ के रूप में कवि ने यह महसूस किया है, अपने अंदर यह पहचाना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति के मुख्य आकर्षण है उसमें फंस करके मैं अनेक बार उसकी तरफ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है। और वास्तविक संदेश इस प्रकार से दिया है कि हमारी भारतीय संस्कृति अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और इसमें विशेष पहले जैसा ही है, जो भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्दावली प्रसाद गुण शांत रस लक्षणा शब्द शक्ति छंद मुक्त रचना, इसमें अनुप्रास अलंकार है, आत्म कथात्मक और ज्ञात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि भौतिकता का प्रकाश सत्यम शिवम सुंदरम से बहुत दूर ले जाता है। तो इस प्रकार जो वहाँ विदेशी संस्कृति में तर्क वितर्क का विस्तार है, वो उदारता सजनता के प्रकाश की ओर नहीं लेकर के जाती है। विदेशी चकाचौंध अति कष्टदायी है। अपनी इस कविता के द्वारा कवि ने संदेश दिया है कि पाश्चात्य संस्कृति में जो भौतिकता का प्रकाश है उसमें तर्क वितर्क का विस्तार है, जो पश्चाताप व पीड़ा पर समाप्त होता है, उनमें उदारता व सजनता नहीं है। उदारता व सजनता प्रकाश के वो माध्यम हैं जो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन विदेशी चकाचौंध अति कष्टदायी है। मैं जब जब वहाँ गया हूँ बहुत ही व्याकुल बेचैन दुखी हुआ हूँ, भयभीत हुआ हूँ। तो अतः लास्ट में अंत में निष्कर्ष के रूप में वो यही कहना चाहते हैं कि जो मैंने संवेदनशीलता उदारता प्रेम अपनापन यहाँ देखा है पाया है वो कहीं भी नहीं है, केवल यही है। तो ये थी कितनी नाव में कितनी बार कविता की व्याख्या। आशा है आप सबको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।